अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रशीद बलोच। दूर टीवी के प्लेटफॉर्म से आपके सामने मुखातब हूं। आज मेरे साथ मेरे दोस्त सीनियर जर्नलिस्ट इरफान सईद साहब मौजूद हैं। आज मेरा साथ देंगे। हम आज बात करेंगे मुतफर्रिक कुछ मौज़ूआत हैं बलूचिस्तान के। बाप कहाँ जा रही है, बाप की और नून लीग की जो अभी बात हो रही थी कि अलायंस होगा इलेक्शन का, उस पर बात कर लेते हैं। वट से क्वेटा तक सरदार अख्तर जान मेंगल ने एक लॉन्ग मार्च की थी, कल उनका जलसा हुआ था, उसकी सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। इसके अलावा कितने लोग ऐसे हैं, कल भी मैंने आपसे बात की थी, लेकिन आज इरफान सईद साहब से हम पूछेंगे कितने लोग ऐसे बाप के हैं जो नून लीग में शामिल होंगे। तो आगे बढ़ने से कबल आपने हमें सब्सक्राइब करना है, अपना फीडबैक देना है और घंटी का बटन दबाना है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। वेलकम। आज फिर आपको ज़हमत दी। जी जी। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताएं कि सरदार अख्तर मेंगल साहब ने जो लॉन्ग मार्च की थी क्वेटा, कल आए थे, आप मिले भी थे शायद उनको स्टेज पे। क्या सूरत हाल है? देखिए जी, एक जलसा उनका जो था या लॉन्ग मार्च जिसको हम कहते हैं कि वो वर्ल्ड के जो वाक़यात जो पिछले गुज़श्ता कई माह से वर्ल्ड की जो कशीदा सूरत हाल है, उस हवाले से उनकी पार्टी की तरफ से और सरदार अख्तर मेंगल के साथ इज़हार यकजहती के तौर पर बीएनपी मेंगल की जानिब से प्रोटेस्ट खुशदार में भी किए जाते रहे और अब उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था। और कल जिस तरह उनका लॉन्ग मार्च वर्ड से शुरू हुआ, खुशदार से शुरू होता होता हुआ कल्लात और फिर मस्तूंग और फिर कोयटा पहुंचा, रात गए तक का जलसा उनकी जो रैली थी वो पहुंची। अगरचा उस पर बहुत सी चीज़ें हैं, उनके जो मुखालफिन हैं बड़ी तनकीद भी कर रहे हैं कि लोग थे नहीं थे, ये एक अलग डिबेट थी। लेकिन जहाँ तक ये जो वर्ड का जो मामला है, इस पे यकीनन इस पे दोनों अतराफ़ को मैं समझता हूँ कि संजीदगी से सोचना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो अब सूरत हाल बनती जा रही है, सरदार अख्तर मेंगल का मौक़िफ़ है कि ये जी सियासी मसला है, लेकिन नेशनल पार्टी समेत कुछ सियासी हलकों का और जो कुछ उनके जो मुखालफिन हैं उनका कहना है कि ये कबायली झगड़ा है। तो हम इस डिबेट में जाए बगैर हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के हालात पुरअमन हों। हालात आगे पहले हमने बहुत से इस तनाज़ात में लोगों को खोया है, तो हम समझते हैं कि इसका कोई मुस्तकिल पुरअमन हल निकाला जाए। अच्छा, ये बताएं कि जलसागाह में आपने मुशाहिदा किया, कितने लोग थे वहाँ पे? देखिए, जलसागाह में जिस तरीके से दफ़ा 144 का नफाज था और जिस तरीके से पहले मीडिया को भी रोका गया, फिर मीडिया को जिस तरीके से रात गए तक फिर इजाज़त मिली कि जी कवरेज कर सकते हैं, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी हमारे मीडिया के दोस्त जा चुके थे। पहले कहा जी जलसा नहीं हो रहा, यहाँ पे जलसा नहीं होगा, मीडिया की गाड़ियाँ गई लेकिन उनको रोका गया वहाँ पे। तो मैं समझता हूँ कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई मीडिया के अंदर भी और जो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन थी उसके दरमियान भी। अव्वल तो पहले देखिए दफ़ा 144 लगाई है, फिर आप एक पॉलिटिकल जमात है, अगर वो रैली लेकर आ रही, जलसा करने देते, कौन सा इसमें कोई मसला हो जाता। मैं समझता हूँ कि इस तरीके से जो है ये मामला जो है ना, मैं समझता हूँ ये इस तरीके से हैंडल नहीं किए जाते हैं कि हालात इस वक्त जिस तरीके से हुकूमत कंट्रोल करना चाहती है वो बेहतर तरीका नहीं था, इसको बेहतर अंदाज से हल किया जा सकता था। आपने ये नहीं बताया कितने लोग थे? आप लोग तो शुरू में चूंकि काफ़ी लोग, जो मेरी ऑब्जर्वेशन थी वहाँ पे लोग रैली में काफ़ी लोग आए थे, लेकिन कुछ मोटरसाइकिलों पे जो थे, अब वो मोटरसाइकिल अंदर नहीं छोड़ा जा रहा था यूब स्टेडियम में, इसी तरह गाड़ियाँ अंदर नहीं छोड़ी जा रही थी, तो बहुत से लोग तो बाहर ही खड़े थे। तकरीबन मैं जो मेरे अंदाज़ा था जब हम वहाँ पे पहुँचे, मेरे साथ दीगर मीडिया के भी लोग थे, तकरीबन 5 से 6 हज़ार तक लोग वहाँ पे मौजूद थे और कुछ लोग जो बाहर भी थे। कुछ लोगों को छोड़ा नहीं गया था, वो उनका ये इल्ज़ाम था कि जी हमें छोड़ा नहीं जा रहा है, लेकिन बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने मामले को अफ़वाम और तफ़हीम के साथ हल किया और लोगों को अंदर आने की इजाज़त दी। मीडिया भी वहाँ पहुँचा है और वहाँ पे उन्होंने कवरेज भी की। लेकिन शुरू में जिस तरीके से एक जो तासुर दिया जा रहा था, या बीएनपी की तरफ से भी हमें ये उनके जो रहनुमा थे वो कह रहे थे कि जी हमें यहाँ पे रोका जा रहा है, हमें छोड़ा नहीं जा रहा, तो मैं समझता हूँ कि जलसा था, हो जाता, तो इसमें कोई कबाहत नहीं थी। इसी में भी इसी पे आप आता हूँ ना कि देखिए, एज ए सहाफ़ी कोई भी हो, आपने जाके उसको कवर करना होता है और एक पॉलिटिकल पार्टी का उसका हक होता है एहतजाज करना, और हमारी ड्यूटी है कि हम उसको कवर करें। हुआ ये कल, जो मैं अपना तजुर्बा आपको बता देता हूँ कि मेरी टीम चली गई थी, जिस तरह के बाकी दवा बेरोज़ की टीम गई थी, तो मुझे 2-3 फ़ोन कॉल आए
मुझे बताया गया, एक तो डीजीपीआर साहब का फ़ोन आया, तो उन्होंने कहा जी आपने ना अपना टीम वापस भेजना है। मैं तो हैरान हो गया कि ये मुझे क्या है। तो इस तरह के मुझे कभी भी देखें, अगर कहीं कहीं पे पाबंदी थी भी, तो उससे पहले मेरे ख्याल में आपके लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको एक सर्कुलेट करना चाहिए था, कोई खबर या बता देना चाहिए था जी हमने इधर कवरेज नहीं करने देना है। और दूसरा ये कि अभी डीसी साहब वहाँ पे गेट पे खड़े थे, कि मेरी टीम गई थी, मैं उसकी बात आपको कर रहा हूँ। वो वहाँ पे खड़े थे, वहाँ पे लोगों को रिपोर्टर्स को बता रहे थे कि जी आपने कवर नहीं करना है। ये तमाम एपिसोड तो हुआ है, ऐसा नहीं है कि मेरे ख्याल में सिर्फ मेरे साथ नहीं, मैं तमाम जितने भी ब्यूरोज हैं तमाम गाड़ियों के साथ और स्टाफ के साथ ये हुआ था। फिर रात गए, फिर पता चला कि जी मीडिया वालों को अंदर जाने की इजाज़त दी गई है, शुरू में नहीं जाने नहीं दिया जा रहा था। तो ये कन्फ्यूजन थी कि तो मैं क्या। यही कह रहा हूँ ना रशीद, देखे इस किस्म के जो इकदामात से गलत फहमियाँ जन्म लेती हैं। फिर आप एक तरफ से कहते हैं कि जी हम ओपन माइंड के साथ लोगों की तनकीद को भी बर्दाश्त करेंगे, तो ये करनी चाहिए। एक जमहूरी मुल्क में हम जमहूरी तरीके, जमहूरी रवायात, और हमारी सूबे की अपनी एक रवायात है। अगर किसी का किसी से कोई गिला शिकवा है, कोई इख्तलाफ है, तो उसको बेहतर अंदाज से इस मसले को टैकल किया जाना चाहिए, ना कि आप इस तरीके से पाबंदियां लगा के या किसी को आप ज़बरदस्ती रोक के। ये मैं समझता हूँ कि इस तरीके से, इस किस्म के इकदाम से आप मजीद लोगों के अंदर इश्तियाल पैदा करते नहीं, हैं। अगर रोकना था ना तो खुशदार से आगे जाने नहीं देते जी फिर। हाँ, तो मेरा ये तो सवाल ये है एडमिनिस्ट्रेशन ना, से, जी बिल्कुल। तो देख आप 3 डिस्ट्रिक्ट से होके आ रहे हैं ना, आप खुशदार से होके आ रहे हैं, आप सूराब से होके आ रहे हैं, कला से होके आ रहे हैं, मस्तूंग से होके आ रहे हैं, क्वेटा आपकी एंट्री होती है। और इससे पहले जो है उन्होंने जलसे के लिए अपना पूरा वो स्टेज वगैरह जो भी तैयारियां वो भी कर रखी है। इंतजामिया वो भी तो रोक सकती थी कि भाई हमने हमने आपको इधर जलसा नहीं करने देना है। हम तो यही बहरहाल ये अभी मौजूद बहस है आजकल। हमारे कल का जो जलसा है, कितने लोग थे, मैंने ये जो आपको इंडिपेंडेंट मीडिया की जो वहाँ पे कुछ लोग थे, हमारे जर्नलिस्ट वहाँ पे गए थे, उनकी के मुताबिक कि 4 से 5 हजार लोग थे वहाँ पे। तो मकसद, अगर वो बीएनपी अब ये इल्ज़ाम लगा रही कि जो हमें रोका गया है इसलिए हमारे लोग अंदर नहीं आ सके, बहुत से लोग बाहर ही खड़े रहे, बहुत से लोगों को रुकावटें खड़ी करके नहीं आने दिया गया, तो देखिए एक मौका मिल गया। तो मैं समझता हूँ कि ये जो भी इस किस्म के इकदामात होते हैं, इस किस्म गैर का संजीदा मौका, होते हैं ना, गैर इकदामात संजीदा हैं, होते हैं। इस तरीके से किसी चीज़ों को रोका नहीं जा सकता ना। आप सोशल मीडिया आजकल आपका बहुत अच्छा, आम अभी है। अभी जो है 29 अक्टूबर को, अभी तो कुछ दिन, 2 दिन 3 दिन बाद मौलाना फजल रहमान का जी हाँ, कन्वेंशन है, बहुत बड़ा दायरे की जमीयत का जलसा होगा। तो यही तो क्या आपको लगता है कि जिस तरह बीएमपी के साथ हुआ था, यानी कुछ लोगों को रोका गया था, डीसी खुद वहाँ मौजूद थे, और मजे की बात यह है कि डीजीपीआर से हमें क्लिप भेजे गए कि जलसे के वहाँ पे 2-4 लोग उधर घूम रहे हैं, पता नहीं किस टाइम उन्होंने उड़ रही थी जी, ये अपने मीडिया पे आप चला रहे हैं कि जी नाकाम हुआ है काम। हमने कहा आप पहले कैमरा अंदर जाने दें, कैमरा खुद आपको बता देगा कि जी कितने लोग हैं कितने नहीं हैं। तो आपको लगता है कि मौलाना फजल रहमान के जलसे में भी इस तरह की कोई रुकावट होगी? मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो फ़लस्तीन के हवाले से कर रहे हैं, और फ़लस्तीन के मामले पे तो हम सारे यहाँ पे रैलियाँ भी आपने देखी, रैलियाँ भी निकल नहीं, रही मैं आपको हैं, एक चीज़ बताऊं, एक तो फ़लस्तीन के हवाले से उनको किया, लेकिन असल में उनका जो ये जलसा हो रहा है वो वर्कर कन्वेंशन है। बिल्कुल। एक हिसाब से आप यूं कहें कि उनके इंतखाबी मुहिम का आगाज है यहाँ से। तो वो उसका गवर्नमेंट जो अभी कहती है कि जी इजाज़तनामा लेना चाहिए, इजाज़त लेके जलसा करना चाहिए, और वो अभी पता नहीं जमीयत की जो लीडरशिप है वो इजाज़तनामा लेगी नहीं लेगी, ये भी आगे चल के देखा जाएगा, क्योंकि दफ़ा 144 तो लगी है। और हुकूमत की एक वो है, इख्तियार है, वो लगा सकती है। उसको अगर कोई थ्रेट्स हैं या कोई किसी किस्म की कोई मामला वो देखती है, तो वो थ्रेट्स के पेश नज़र वो दफ़ा 144 का नफाज करती है। लेकिन उसमें भी फिर थोड़ा सा चीज़ों को देखा जाना चाहिए कि एक पॉलिटिकल जमात अगर कोई, क्योंकि आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप आगे हर पार्टी शफाफ दायरे के। इलेक्शन क्या जो दावे कर रहे हैं, और ख़ासतौर पे फिर निगरान हुकूमतों पे ये बहुत बड़ा सवालिया निशान बनेगा कि आप दफ़ा 144 के अंदर रहते हुए साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद कैसे करा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हर पॉलिटिकल जमात को आज़ादाना माहौल मिलना चाहिए, वो जो भी अपना इशू लेके। देखिए बीएनपी मैंगल की अगर हम बात करें, बीएनपी मैंगल पे बहुत तनकीद हो रही है, उसका जो हुकूमत में जाना, हुकूमत के साथ रहना, फिर कुदूस बजिंजों का साथ देना, फिर जहाँ हुकूमत को
जाम को उस तहरीक अदम एतमाद में कुद्दूस बजिंजो का साथ देना, तो ये तनकीद तो उस पर हो रही है। ये मैं और आप नहीं कर रहे, इस वक्त उनके वर्कर भी ये सोचते हैं, उनके लीडरशिप भी इस चीज़ों पे सोचती है। अब उनके पास इश्यूज नहीं है, इश्यूज को मैं थोड़ा आपको रोकता हूँ। ये तमाम चीजें जो आपने कही है मैं भी मानता हूँ, मैं भी तनकीद करता रहा हूँ, आपने भी की है और आम लोग भी करते हैं। तो इसका फैसला किसने करना है कि आगे जो है आवाम ने तो आपने उसको जाहिर है कि वो जब मैं आवाम में यही तो जाएगा बात कर रहा तो हूँ फिर कि रशीद के जब आप पाबंदियां लगा के इस किस्म के, आप तो खुद किसी पार्टी को पॉपुलैरिटी की उस पर ले जा रहे हैं कि अगर उसको आप रोकोगे, आप उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करोगे तो उसके पास तो एक जवाब पैदा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आगे आपको जमहूरी माहौल को परवान चढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि तमाम पॉलिटिकल जमातों को फ्री एंड फेयर मौका दें। अगर वो जलसे जुलूस करते हैं, किसी भी इशू पे करते हैं, ये हमारा टॉपिक नहीं कि उनका इशू जेन्युइन है जो या भी नहीं है, स्लोगन लेके वो जाए आपका ना। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फैसला आवाम ने करना है। आवाम को फैसला करने दें कि वो फैसला अख्तर मेंगल, सरदार अख्तर मेंगल अगर आज जिस इशू को लेकर वो पूरी पूरी पॉलिटिकल जमात को उन्होंने वर्ड वाले मामले पे ला के खड़ा कर दिया है, अगर वो अवाम समझते हैं कि वर्ड वाला मामला ही हमारे लिए बहुत बड़ा इशू है और हमारे रोका जा रहा है, या बीएनपी की जो लीडरशिप है वो इस वक्त जो मुख्तलिफ हल्कों में काम है, कोयटा से कामयाब हुए उनके पार्लिमानी अरकान, इसी तरह दूसरे हल्कों से भी कामयाब है, तो उनको उनके भी तो इशू, ये मखसूस एक एरिया का इशू जिस तरीके से उसको पॉलिटिकल बना के और फिर ये किया जा रहा है, ये तो फिर पब्लिक ने फैसला करना है कि पब्लिक समझती है कि ये पॉलिटिकल फैसला, ये पॉलिटिकल इशू है, दैट्स इट। अगर पब्लिक समझती है कि ये सियासी कबायली मसला है, ये भी पब्लिक पे छोड़ दें। हम कोई फैसला करने वाले नहीं है, क्योंकि अभी अगर इलेक्शन है ना 2-4 महीने इश्यूज की बेस पे ही सियासत यहाँ पे होती है, और इश्यूज अगर उनके पास, अगर ये इशू है वर्ड वाला, वो इस पे कर रहे हैं, तो लेट्स सी, छोड़ दें फैसला आवाम पर। यही अभी जब इधर रुकावटें हुई, अभी बीएमपी ने ऐलान किया जी मैंने इस्लामाबाद में जाके धरना देना है, फिर आपके ख्याल में वो भी रोका जाएगा रास्ते में कहीं? देखिए अभी इस्लामाबाद में क्या होता है, उनके जो पार्लिमानी अरकान का उन्होंने सरदार साहब ने ऐलान किया कि 30 तारीख को पार्लिमानी अरकान जितने भी हैं वो इस्लामाबाद में धरना देंगे। तो मैं तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर हम बात को थोड़ा सा और आगे ले गए, इस वक्त गवर्नर भी बलूचिस्तान के जो है वो बीएनपी से ताल्लुक़ रखते हैं और एक कलीदी ओहदे पर है। ये सवाल उठते हैं, ये सवाल हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, अवाम भी करते हैं और उनका वर्कर भी करता है कि बीएनपी का गवर्नर इस वक्त कलीदी ओहदे पर है। और उसको जिस तरह उन्होंने अपना साजिद तरीन साहब अटारनी थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, जैसी वर्ड वाला मामला हुआ और बड़ा सिंपैथी उन्होंने अपनी दिखाई कि जी इस मामले के बाद उनका रहना जवाज नहीं था। तो अब सवाल लोग ये भी करते, गवर्नर भी इस वक्त कलीदी ओहदे पर है। गवर्नर साहब, जिस तरह भी हमारे कुछ दोस्तों ने तज्जिया भी किया कि गवर्नर साहब कराची में जाके अफगान इशू पे तो बात करते हैं लेकिन वो वर्ड वाले मामले पे बात नहीं करते, तो सवाल तो उठते हैं। नहीं, गवर्नर साहब वर्ड भी गए थे वहाँ पे, सरदार अख्तर अपने लीडर से उनने उनकी बातचीत भी हुई, वापस भी आए, उस पर भी फिर गवर्नर साहब ने कोई बात नहीं की कि जी क्या, तो देखिए ये सवालात, ये मैं यही कह रहा हूँ ना, ये वो सवालात हैं जिस पे बीएनपी मेंगल को भी खुद भी सोचना होगा कि वो अब आगे चलकर क्या, कौन सा रास्ता इख्तियार। मैं समझता हूं कि कुछ लोगों ने बीएनपी मेंगल को बंद गली की तरफ उनको धकेलने की कोशिश की जा रही है, और इस पे बीएनपी की क़यादत को, सरदार अख्तर जान मेंगल को, इनको भी थोड़ा सा तहम्मुल मिजाजी से सोचना होगा कि हम आगे इलेक्शन में जाएंगे, कौन सा हम स्लोगन लेके जाएंगे। सिर्फ वर्ड वाले इशू पे सारी लोग, पॉलिटिकल जमातें आपको सपोर्ट नहीं करेंगी। अच्छा, आज आप नेशनल पार्टी की बात करते हैं, नेशनल पार्टी कॉम्प्रेस जमात है, वो भी इस मामले पे आपके साथ नहीं खड़ी। आपकी जमीयत इत्तेहादी थी, वो भी आपके साथ, कोई भी सियासी जमात में, अब आप मियाँ साहब आ गए, मियाँ नवाज शरीफ आ गए, आप उनके इत्तेहादी थे पीडीएम में, अगर वो पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे भी इस मामले को ले जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कोई इतनी पजीराई उनको इस इशू पे मिलेगी। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसको तरीके से हैंडल करना चाहिए, और सरदार साहब के साथ अच्छे लोग भी हैं, उनसे मशावरत। अच्छा, आपके ख्याल में वर्ड का मामला काफी तूल पकड़ गया, आपके आखिरी सवाल है वर्ड के मामले, बाकी मौजू पे जाते हैं। इस वर्ड वाले मामले पे, या ये जो लॉन्ग मार्च हुआ था, इसके बाद इस्लामाबाद में धरना होगा, इन तमाम सिनारियों को अगर देखा जाए, बीएमपी आम इंतखाबात का बाइकआउट का ऐलान कर सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए कल सरदार साहब ने अपनी तकरीर में भी वाज़ह तौर पर कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे और हमने
कोई ताकत नहीं हरा सकती। हम जहाँ जहाँ से अपने लोगों को खड़ा करेंगे, हम हमारे लोग इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। तो ये तो उन्होंने क्लियर कर दिया। ये कहना कि जी बीएनपी बाइकाट करेगी, मुझे नहीं लगता कैसा, क्योंकि बीएनपी जो माजी में गलती कर चुकी है वो गलती अब मजीद नहीं दोहराएगी, क्योंकि अब उन्होंने पार्लिमानी सियासत का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। और पिछले कुछ सालों में आप देखें, चाहे पीटीआई के साथ उनका इत्तेहाद हो, चाहे मरकज में अभी पीडीएम की जो हुकूमत थी उसमें उनके वजीर थे, पार्लिमानी सियासत का तो हिस्सा रहे। अब वो किस तरीके से क्या जवाब बना के वो इंतखाबात से बाहर रहेंगे, और बाहर होंगे तो नुकसान उठाएंगे। अच्छा, अभी आते हैं बाप। असल तो हमारा जब से हमने व्लॉग शुरू किया है ज्यादातर ऐसा बाप पे गुजरा है, कभी हुकूमत में रहे, कभी अदम एतमाद में रहा है, अभी फिर बाप जिंदा हो गया है, ज़ेर बहस रहता है। बाप के कितने हिस्से हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, कितने हैं? पहले देखिए, अभी बाप के पहले तो हमें 2 हिस्से नजर आते थे, फिर कुछ लोग बाप पार्टी को छोड़ के पीपल्स पार्टी में चले गए। वो भी अगर चाहे वो आपके पिछले व्लॉग में भी आपने कहा कि वो लोग पछता रहे हैं कि हमने बहुत जल्दबाजी की। अब जो मियाँ नवाज शरीफ साहब की पाकिस्तान आमद, पहले 2 हिस्से हैं, 3 ये इसमें तो मैं उसी पर आ रहा हूँ ना कि अब जो सिनेरियो थोड़ा सा चेंज हुआ। अब मुस्लिम लीग नून की जो एक हवा चल पड़ी है, और मीडिया में और जो तासुर एक दिया जा रहा है कि नेक्स्ट जो है बड़ी उम्मीदें वाबस्ता की जा रही है मुस्लिम लीग नून से, तो इसलिए अभी हमारी कुछ बाप पार्टी के अंदर जो बची कुची जो कुछ लोग थे वो अब नून की तरफ देख रहे हैं। अब आप देखें ना, पिछले आपने व्लॉग में भी कहा कि कुछ लोग ऐसे थे जो बाप पार्टी के पार्लिमानी अरकान साहब का पार्लिमानी अरकान थे, वो उन्होंने अपने लोगों को मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए भेजा, अपना पैसा खर्च किया, अपने लोगों को भेजा, अपने हल्कों से गाड़ियां भिजवाई, उनके काफिले भिजवाए। तो ये अभी आपको इसमें ये हमने पहली दफा देखा कि कोई दूसरी जमात के जो है अरकान पार्लियामेंट या रहनुमा वो किसी और पार्टी के लीडर के इस्तकबाल के लिए अपने लोगों को भिजवाएं। तो ये एक साफ चीजें नजर आ रही हैं कि नेक्स्ट जो हमें नजर आ रहा है कि बाप पार्टी का जो एक बड़ा जो मेजर कंपाउंड है वो मुस्लिम लीग नून में, मतलब 2 हिस्से आप बता सकते हैं? अभी तक हिस्सों का बात नहीं किया आपने। 2 हिस्से हैं बिल्कुल वाज़ेह तौर पर। अभी इस टाइम जाम कमाल साहब भी बड़े एक्टिव हैं, वो भी इसमें लगे हुए हैं कि मुस्लिम लीग नून के साथ कुछ गिव एंड टेक करें, और उसके लिए उन्होंने अपना एक ग्रुप को भी तश्कील देने की कोशिश करें। अगरचे उनका जो पुराना ग्रुप था जो करीब तरीन थे उन्होंने तो जंप की पीपल्स पार्टी में, वो पीपल्स पार्टी में चले गए, लेकिन इस वक्त भी उनके साथ भी है। लेकिन कुदूस बजिंजो और उनके साथ जो लोग हैं उसको भी आप माइनस नहीं कर सकते। लाला रशीद है, इसी तरह सरदार साले बुतानी है, जान जमाली है, ये भी नून लीग में जा सकते हैं। तो ये देखें, हर बंदा अपने अपने जो एक कंपाउंड लेके अपने जो लोगों को लेके जाएगा, अपने ग्रुप को साथ लेके जाएगा, वो किस हद तक कैश करवाएंगे ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि कौन सा ग्रुप हावी हो जाएगा। नहीं, आपकी इतलात क्या है कि नून लीग में पहले जाम कमाल खान, 2 ग्रुप तो वाजे हैं ना, एक मीर कुदुस बिजंजो ग्रुप, एक जाम कमाल खान साहब का ग्रुप, ये 2 ग्रुप तो अपनी जगह हैं। पहले कौन जंप मारेगा नून लीग में? इस वक्त रेस लगी हुई है। मियाँ साहब अभी तक अपने पार्टी के मामलात और जो सेंट्रली जो उनके जो मामलात थे, उनके मुकदमात थे, वो उनकी तरफ अभी तक फिलहाल उन्हीं में बिजी हैं। अभी तक उन्होंने बलूचिस्तान की तरफ मुंह नहीं किया, और यकीनन बलूचिस्तान की तरफ जब वो देखेंगे कि बलूचिस्तान में क्या पार्टी पोजीशन बनती है, किन पार्टियों के साथ इत्तेहाद हो सकता है, किन पार्टियों को साथ लेके इलेक्शन में इत्तेहाद किया जा सकता है, किन जो लोग आना चाहते हैं किसको लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा, ये अभी तक फैसला नहीं हुआ। और इसी इंतजार में बहुत से लोग बैठे हैं कि कब हमें वहां से को ग्रीन सिग्नल मिले और हम जंप करें, चाहे बाप पार्टी से जंप करें चाहे किसी और पार्टी से जंप। अच्छा, इसमें देखें 2 चीज, एक तो जाम कमाल खान साहब ने बिल्कुल क्लियरली बहुत दफा कहा है कि जी बाप की अफादियत नहीं ली। कल भी मैंने इस पे बात की थी, तो मरियम नवाज साहबा से उनकी मुलाकात भी हुई है। ऐसा एक सिनारियो दिखाई दे रहा है कि जाम साहब का जो ग्रुप है वो नून लीग की तरफ मायल है कि वहाँ चले जाएं। दूसरी तरफ मीर कुदुस बिजंजो की जो ग्रुप है उसने तो बाकायदा अपना तर्जुमान मुकर्रर किया, उन्होंने कहा जी हम बाप को कंटिन्यू करेंगे। आज मैं देख रहा था, कौदा बाबर साहब उनका तर्जुमान है बीएपी का, उन्होंने कहा कि जी हम तो नून लीग के साथ इंतखाबी अलायंस कर सकते हैं। तो ये एक ग्रुप तो इंडिकेशन दे रहा है कि जी हमने शामिल जम होना है, और दूसरा ग्रुप कह रहा है कि जी हमने इंतखाबी अलायंस करना है। देखें, अभी बाप पार्टी के जो पुराने अरकान पार्लियामेंट जो थे, जो अब तो नहीं रहे, साबका रहे हो गए, उनमें भी आप देखें ना, अभी मोहम्मद खान जमाली
लेडी, वो इस वक्त बड़ा काफिला लेके गए। सरदार मसूद लूनी बड़ा काफिला लेके गए, उन्होंने खुद नहीं गए लेकिन भिजवाया। इस तरह सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान के बारे में जो वीडियो पैगाम भी आया कि जी मैंने उनका इस्तकबाल किया, अपने लोगों को भेजा है, तो ये भी एक नज़र आ रहा है। इसी तरह फिर आप दूसरे जो दुमड़ साहब है उनका ऑडियो लीक जो सामने आई है, तो बाप पार्टी के अंदर भी तो बहुत से लोग हैं। अब वो जाम साहब के साथ जाएंगे या कुदूस बजिंजो के साथ जाएंगे, ये एक बड़ा सवालिया निशान अच्छा, है। ये खुद फैसला कर रहे हैं? अच्छा, आप फैसला तो आपके सामने, अगर वो अपने लोगों को अपना भिजवा फैसला रहे है या हैं, कहीं से मुझे अगर आप कहें मेरे एक पार्टी के साथ एफिलिएशन है और मैं उस पार्टी के साथ हूँ, मैं कैसे किसी दूसरी पार्टी के लीडर के लिए इस्तकबाल, लेकिन मेरी ख्वाहिश तो है ना, मैं ख्वाहिश को इजहार इस तरीके से कर सकता हूँ कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा, ये जो जा रहे हैं, ये इंडिकेशन कहीं से उनको इंडिकेशन दी गई है या अपना फैसला है? मुझे रशीद कुछ और लग रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि बाप पार्टी को पहले तो हम कहते थे कि बाप पार्टी इंटैक्ट रहेगी, लेकिन जो सूरत हाल अभी हमें नजर आती जा रही है कि बाप पार्टी जिस तरह नून से बाप निकला था, अब वापस बाप जो है नून में वापस जाने की तैयारियों में सारा का सारा, मुझे ऐसे लग रहा है। उसमें कुदूस बिजंजो भी शामिल है, उसमें फिर वो उनके जो नजर आएगा कि मियाँ साहब किसको एक्सेप्ट करते हैं किसको नहीं करते हैं, ये बड़ा एक सवालिया निशान होगा कि मियाँ साहब के लिए कौन से जो है बाप पार्टी के। अच्छा, मुझे कुछ लोगों ने, मैंने भी इधर उधर सारे बंदा फोन करता है, राब्ता करता है, मालूमात लेता है, मुझे कुछ लोगों ने कहा कि नून लीग के लिए चंद ऐसे लोग हैं उनके लिए दरवाजे बंद है और बाकी कुछ हैं उनके लिए देखें, वो जो अदम एतमाद में फ्रंट लाइन सियासत में कोई दरवाजे बंद नहीं होते रशीद, ये हम बड़े अरसे से देखते आए हैं। ये वही पॉलिटिकल लीडरशिप है, ये वही फिगर्स हैं जिनको हम देखते आए हैं कि कभी वो इस पार्टी में कभी उस पार्टी में। कभी जाम साहब की मिसाल आपके सामने है। जाम साहब कौन सी पार्टी में थे? पहले नून में थे, इससे पहले पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक था, फिर वो नून में चले गए, फिर काफ में गए। ये कोई हरफे आखिर नहीं है आज। और आप पिछले इन्हीं लीडरों की, इन्हीं लीडरों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से और इनके इल्जामात उठा के देख लें। मैं तो कहता हूँ मीडिया पे इनका ट्रायल होना चाहिए कि इन लोगों को बार बार आप इस पार्टी से फिर दोबारा वाश करके दोबारा बाप पार्टी में कौन गए थे, इसी तरह पीटीआई में कौन से लोग गए थे, वो बाहर से फरिश्ते या नई क्यादत तो देखिए। अगर पीछे हम जाएंगे तो वही थे, पिछले हम जाएंगे, मैं अभी किस किस का नाम लूं? किसी ने कहा कि भाई मियाँ शहबाज शरीफ यहूदियों से बदतर है, किसी ने कहा इसके साथ बैठना जो है गुनाह कबीर है। मतलब मैं आपको 2018 से, मतलब 2018 की बात कर रहा हूँ, यहाँ जब नई नई बाप पार्टी बनी थी। ये तो अगर आप इनको वाकई आप सही कहते हैं कि इनके क्लिप्स निकाल के इनको लगा के फिर इस पे बैठ के फिर प्रोग्राम किया जा सकता है। तो अभी ये जो भूतानी बिरादरान है, ये जाम साहब, इनका तो आपस में आखिरी सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, इलाके में 36 का आंकड़ा चल रहा है, ये दोनों एक ही पार्टी में कैसे जा सकते हैं? इनके मफादात में तो टकराव है, या बाप की तरफ इकट्ठे हो? रशीद, मैं आपको बताऊं, बाप पार्टी में भी इकट्ठे थे, पीपल्स पार्टी में भी ये लोग इकट्ठे थे, इससे पहले मुस्लिम लीग नून में भी इकट्ठे थे, इससे पहले मुस्लिम लीग काफ में भी इकट्ठे थे। ये इकट्ठे हो जाते हैं, इनके मफादात सबके। अच्छा, इनको भी आप क्या कहेंगे? हमें और आपको लगता है कि इनके आपस में, या मेरी वजह से आप उस पार्टी में नहीं जा सकते, आपकी वजह से मैं उस पार्टी, ये मेरा और आपका एक हो सकता है। अच्छा, ये सियासत में कोई हरफे आखिर नहीं। अच्छा, मेरा ख्याल है, वैसे मेरा ख्याल है कि ये लोग जो है ना, ये प्रैक्टिकल हैं, इनको पता है नहीं कि हकीकत क्या है, उसके साथ जाना चाहिए। बाकी कुछ लोग जो नजरियात पे हैं वो पीछे रह गए, जो प्रैक्टिकल लोग हैं। तो सियासत अब खत्म हो चुकी है, प्रैक्टिकल अभी ज्यादा लोग प्रैक्टिकल हो गए हैं ना। तो ये जी, ये थे इरफान सईद साहब, हमारे दोस्त। उन्होंने अपना तजरिया आपके सामने रखा, कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की। तो कल तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।